चरण स्पर्श प्रणाम और मेरी सभी प्यारी संगत को बहुत बहुत नमस्कार। देश विदेश में फैली हमारी सभी प्यारी संगत को बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि आज मैं गुरु महाराज के बारे में कुछ उनकी ब्लेसिंग्स को शेयर करना चाहूंगा। उनके आशीर्वाद को मेरी जिंदगी में जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है मैं आज उनको शेयर करना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से। आज 30 अप्रैल 2021 सुबह 7:01 का समय। पूरी देश और दुनिया में जब इतनी बड़ी आपदा आई हुई है और हम बहुत मुश्किल है, हम गुरु महाराज के किसी सत्संग को अटेंड नहीं कर सकते, बड़े मंदिर नहीं जा सकते और आज अपने अपने घरों में हम कैद हैं। तो इस समय में भी हम गुरुजी महाराज के प्यारी प्यारी संगत से जुड़े हुए हैं और गुरुजी महाराज के पुराने समय में जब वो फिजिकल फॉर्म में धरती पे मौजूद थे और आज भी जब गुरुजी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, ये दोनों आशीर्वाद और उनकी ब्लेसिंग्स को जब हम सुनते हैं तो एक हमें प्रेरणा और एक हमें चलते रहने की एक इच्छा मिलती है। आज भी हम डगमगा नहीं रहे हैं क्योंकि गुरुजी महाराज हमारे साथ हमेशा साथ है और ये सब आप ही लोगों की वजह से, जो उनकी प्यारी प्यारी संगत गुरुजी महाराज के सारी आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स को हमारे साथ शेयर करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आज मैं मयंक कुमार, मैं भी अपनी जिंदगी के कुछ इंसिडेंसेस और अपनी जिंदगी के गुरुजी के किए हुए ब्लेसिंग्स और उनके आशीर्वाद को आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। और ये जो भी ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद जो गुरुजी के मेरी जिंदगी में हुए, मैं सिर्फ उनको शेयर तो मैं करूंगा और ये भी कहना चाहूंगा कि ये वे उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी भी है जिसमें जो लोग मेहनत कर रहे हैं और कोई स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत कठिनाई आ रही है और सफलता नहीं मिल रही, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, तो वो भी मेरी इस स्टोरी को सुने क्योंकि ये उनके लिए एक आशीर्वाद से कम नहीं कि मेरी स्टोरी में गुरु महाराज का आगमन भी है और किस तरह से मुझे गुरु महाराज ने पार लगाया। तो गुरु महाराज का नाम लेते हुए मैं शुरू करता हूं मेरी कहानी। अर्श से फर्श तक की कहानी, जमीन से आसमान तक की कहानी। संगत जी, आज मेरी उम्र लगभग 30 साल है, साल 2021, और मुझे लगभग 4 साल होने वाले हैं। आई एम एन एयरलाइन पायलट। आई एम वर्किंग विद इंडिगो एयरलाइंस। इन 4 सालों में बहुत कुछ हुआ और उससे पहले जब मैं इस मुकाम तक पहुंचा, उसमें जब गुरुजी का आना हुआ, कैसे जिंदगी बदली, इन चीजों को भी मैं आपसे साझा करूंगा। और संगत जी, जो लोग गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं, हमारी पुरानी संगत, नई संगत, हालांकि ऐसा तो नहीं होता पुरानी नई संगत, गुरु महाराज भी कहते थे कि आप कितने सदियों से या कितने जन्मों से मुझसे जुड़े हो, आप ये नहीं जानते। और तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी हमारी गुरु जी की संगत है वो तो मेरी बातों से कनेक्ट कर पाएंगी, लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मैं जो लोग अभी गुरु महाराज के बारे में जान रहे हैं या जिनको कोई रिकमेंडेशन कोई शेयर करते हैं, ऐसे सत्संग जो गुरु जी महाराज के बारे में सुनते हैं, तो स्पेशली मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि मैं जो भी बात, ये जो भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद आप लोगों से साझा करूंगा, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, 100% सच है। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, वर्किंग एयरलाइन पायलट हूं, तो इसमें कुछ बनावटी नहीं है। अब यकीन मानिए, जब गुरु जी महाराज का मेरी जिंदगी में आगमन नहीं हुआ था तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उनके आते ही ये सब, उनके आशीर्वाद, उनके ब्लेसिंग्स ये मेरे साथ घटित हुए हैं, तो इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो मैं शुरू करता हूं संगत जी, गुरु जी का नाम लेके मेरी कहानी, जमीन से आसमान तक की कहानी। और उसी बीच जिस तरह से हमारी जिंदगी में धूप है तो छांव भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, ये सब
चलता ही रहता है। जीवन का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम भी आई और किस तरह से गुरु महाराज ने हमारे को पार लगाया, हमेशा साथ दिया। जिस तरह से हम गुरु महाराज के बारे में सुनते आए हैं, रोटी पे ओम बनना, गुरु महाराज की वो डिवाइन खुशबू आना, गुरु जी का 7 नंबर से संबंध होना, जिस तरह से 7 नंबर होता है, सप्तऋषि होते हैं, 7 आसमान, 7 समंदर, 7 रंग, 7 स्वर होते हैं, उसी तरह से गुरु जी का 7 नंबर मेरी जिंदगी में किस तरह से जुड़ा। प्रसाद, चाय प्रसाद, रोटी, इन सब में गुरु जी का ओम बनना एंड गुरु जी की सुगंध का आना। एंड ऑफ कोर्स जो मेरी ये कहानी जो मैं शुरू करने वाला हूँ, ये तो आप जब सुनेंगे तो शायद आपको यकीन ना हो, आपको ऐसा लगे कि ये कोई फिल्मी कहानी है, लेकिन संगत जी यकीन मानिए मेरी पर्सनल कहानी है ये। आज मैं जहां बैठा हूं, आज इस समय मैं चंडीगढ़ में मौजूद हूं, आज भी मैं अपनी ड्यूटी पर हूं। पैसेंजर्स को रात को मैं लेके आया था और मेरा रात को ही मन था कि मैं इस सत्संग को रिकॉर्ड करूं, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं कर पाया। और अभी वक्त है सुबह 7:07 और इसका भी एक सिग्निफिकेंस है अमृत वेला का। हम हमेशा से सुनते आए हैं हमारे वेदों पुराणों में और हमारे शास्त्रों में कि अमृत वेला के समय एनर्जी सबसे ज्यादा जागृत होती है। अलग अलग डेफिनेशंस है। मैं एक छोटी सी इस प्रैक्टिकल डेफिनेशन को बस कहना चाहूंगा कि अमृत वेला एक ऐसा समय होता है जब हम अपने काम काज और हमारी जो एक भौतिक दुनिया है उससे हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं। उस समय आज जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं ज्यादातर वो नींद में होते हैं और अपना शयन कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। और इसी समय का वक्त होता है जब आप अपने उस शक्ति जिनसे आप जुड़ना चाहते हो, जैसे हम गुरु महाराज के भक्त हैं, गुरु महाराज के बच्चे हैं, हम उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो ये समय उनको ध्यान लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है। इस समय आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मैं रात को ये सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाया और अमृत वेला पे ही मुझे ये मौका मिला जब बिल्कुल सब शांत, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, और मैं गुरु महाराज के लिए अपने 2 शब्द जो है आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। तो संगत जी, मैं शुरू करता हूं अपनी कहानी, मेरी जमीन से आसमान तक की कहानी। ये शुरू होती है मेरे बचपन के सपने से। जब से होश संभाला, जब से समझ में आया दुनियादारी के बारे में, तब से यही मन था कि अगर जिंदगी में आगे कुछ करना है और मैं कुछ अपने आप को जहां देखता हूं तो मैं आसमान में देखता हूं अपने आप को। जब भी छोटा बच्चा था, पापा स्कूटर पे ले जाते थे तो एयरपोर्ट सबसे अच्छा लगता था वहां से गुजरना। पापा को बोलता था स्कूटर रोको, मुझे एरोप्लेन देखने। तो यही चीज आगे कंटिन्यू भी होती रही है। मेरा कब पैशन बन गया मुझे समझ नहीं आया। करते करते 10th क्लास आई। 10th क्लास में भी ठीक ठाक नंबर आ गए, और 76% कुछ आए थे। ये बात है 2007 की। 2007 में अच्छे 76% आ जाना अच्छी बात मानी जाती थी। आजकल पढ़ाई बहुत बदल गई है। उस समय हमारे पास लिमिटेड किताबें होती थी, इंफॉर्मेशन लिमिटेड होती थी, जो टीचर्स ने पढ़ा दिया वही होता था। आज आप इंटरनेट के माध्यम से, बहुत चीजों के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ चीजें हैं। तो नंबर आए, 76% आए। उस बेस पे मुझे साइंस मिल गई, क्योंकि मुझे पायलट बनना था। तो मुझे इतना तो पता था कि उसके लिए हमें साइंस की जरूरत होती है। मेरे को साइंस मिल गई। 11th हुई, 12th हुई, और 12th में भी ठीक ठाक नंबर आ गए। फिर जब बात आई करियर को संभालने की कि अब मुझे क्या करना है, तो फादर से बात की। तो फादर साहब बोले कि पायलट आपको बनना है तो आप कीजिए, इसके लिए मेहनत और देखिए आप क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ा तो पता चला कि इसके लिए एंट्रेंस देना पड़ता है, एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्योंकि हमारी फैमिली में कहीं दूर दूर तक कोई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में नहीं है, और ना ही कोई सिविल एविएशन फ्लाइंग में है, जो कि एयरलाइन फ्लाइंग जिसको हम बोलते हैं। तो बड़ा मुश्किल था। और वो समय 2009 का था, जब टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी, हमारे पास स्मार्टफोन्स नहीं थे। इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए हमें साइबर कैफे जाना पड़ता था, कंप्यूटर्स भी लोगों के घर में नहीं होते थे। तो जितना भी मौका मिलता था मैं जाता था और
अपने सपने को पूरा करने के लिए इंफॉर्मेशन को गैदर करता था। फाइनली पता चला कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू मैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मेरा सपना था, फाइटर पायलट बनना था। उसके लिए मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की और पता चला कि 17.5 to 19 ईयर्स की एज तक ही मैं वो अप्लाई कर सकता हूँ। और अनफॉर्चुनेटली जब तक ये मुझे ये पता चला तब तक मैं ऑलमोस्ट 19 साल का होने वाला था। कोई बात नहीं, निराशा हुई, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। एक टीचर से मिला, टीचर इंस्टीट्यूट चलाते थे, वो एनडीए की तैयारी कराते थे, वो भी आर्मी के एक मेजर थे। उनसे मेरी बात हुई, उनके पास मैंने कुछ क्लासेस ली। इवैल्यूएशन में मैं ठीक ठाक निकला, एक एवरेज स्टूडेंट निकला, और उनको भरोसा था कि मैं कुछ कर सकूंगा, अगर अच्छे से मेहनत करूंगा तो कुछ कर सकूंगा। उन्होंने मुझे गाइड किया कि एनडीए के लिए तो आपकी एज अभी मुनासिब नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप सीडीएस के थ्रू जाइए, कमांड डिफेंस सर्विसेज। और उसके लिए मुझे एक डिग्री की जरूरत थी। तो ये बात सुन के थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि मन लग चुका था कि अब सीधा फ्लाइंग करनी है। बचपना था, लेकिन कोई बात नहीं, किस्मत यहीं लिखी थी, तो वैसा चलना भी था। वापस आया, पापा से, फादर साहब से बात हुई। उन्होंने बोला कि कोई नहीं, तू इंजीनियरिंग के लिए पेपर अप्लाई कर और इंजीनियरिंग के पेपर देख आगे फिर क्या हो सकता है। संगत जी, मैंने पेपर दिए, पेपर में किसी तरह से नंबर आ गए, अच्छे नंबर नहीं आए, किसी तरह से बस कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाता, इंजीनियरिंग पूरी हो जाती। लेकिन मैंने फादर साहब से वापस आके बात की कि मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगा, ये मेरा मन नहीं है, आप मुझे सीधा फ्लाइंग में भेजिए, और बस मेरा आसमान में ही अपना सपना ढूंढता था मैं। ठीक है, फादर साहब के सामने इतनी जिद करने के बाद उन्होंने एग्री किया। उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर से पता लगाओ कि आप फ्लाइंग के लिए क्या कर सकते हो, कि आप अभी से शुरू कर सको। तो पता चला कि एयरलाइन फ्लाइंग जो है, जो मैं अभी मैं अभी इंडिगो में एयरलाइन पायलट हूं, तो इसी के लिए ही जो है आप बिना डिग्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जैसे एनडीए की होती है 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ्स, इसके लिए भी 10+2 विद फिजिक्स प्लस मैथ्स होती है, और कुछ नहीं होती। तो मैं बहुत खुश हुआ, और इसमें एज क्राइटेरिया नहीं होता, तो और भी खुशी हुई कि चलो अब मेरे सपने को पंख लगेंगे। शुरुआत करी, एग्जाम्स देने शुरू किए। और संगत जी, उस समय काफ़ी ज़माना बदल रहा था। पहले रूल्स कुछ और होते थे, कि पहले कुछ फ्लाइंग करने के बाद पेपर देने होते थे, और अब कुछ फ्लाइंग की ज़रूरत नहीं, सीधा पेपर देने होते थे। तो बहुत खुशी हुई। तो पहली बारी अप्लाई किया, और अपना नंबर जनरेट किया, एग्ज़ाम्स दिए। एग्ज़ाम्स देने से पहले मुझे किसी इंस्टीट्यूट या किसी एकेडमी से जुड़ना था, लेकिन जब पता चला कि इस फ्लाइंग के लिए इतना पैसा लगता है, ये बात मुझको पता नहीं थी, तो बहुत बड़ा झटका लगा कि इस फ्लाइंग के लिए कम से कम 30 से 35 लाख रुपए लगते हैं। इतने तो हम एक नॉर्मल फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं थे। फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, सोचा बैंक से लोन ले लेंगे, घर है अपना। लेकिन बैंक भी उस समय इस पोजीशन में नहीं था, क्योंकि एविएशन फील्ड उस समय इतना अच्छा काम नहीं कर रही थी। किंगफिशर का उस समय बस बंद होना हुआ ही था, तो बैंक्स भी वर नॉट इन फेवर टू सपोर्ट सिविल एविएशन एट दैट टाइम। तो बहुत निराशा हुई उस समय कि एक सपना टूटा, कि अब कैसे हो पाएगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन संगत जी, भगवान का आशीर्वाद हमेशा से साथ था, रास्ता अपने आप बनता गया। तो पापा की एक मित्र थे, उन्होंने हमें इस बात से एडवाइस दिया, इस चीज़ के लिए एडवाइस दिया कि अगर आपको सिविल में फ्लाइंग करनी है और अगर आपको पैसे की कमी है, तो आप एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए, अपनी रियल इनकम शो कीजिए, और गवर्नमेंट को बताइए, भारत सरकार को। वो स्कॉलरशिप देते हैं, जिसे हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के नाम से जानते हैं, फॉर इकोनॉमिकली वीक पीपल, लोगों के लिए। तो उसके अंदर हमारा जो है चयन हो गया। मेरे फादर का इनकम सर्टिफिकेट बनाया, वो हमने लगाया, और जो है पहली बारी मेरे सपने को जो है एक
एक पहला स्टेप मिला। तो ये बात है 2010 की। 2010 में मैं पहली बारी उड़ीसा पहुंचा, भुवनेश्वर। वहां पे एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये भी मेरे पापा के फादर के मित्र द्वारा ही बताया गया। और मैं वहां पहुंचा, वहां मैंने 3 महीने गुजारे। वहां पे मैंने स्कॉलरशिप के लिए जो सीट्स होती हैं उसके लिए अप्लाई किया, और उन्होंने वादा नहीं किया, बस उन्होंने इतना कहा कि अगर आपकी किस्मत होगी और आपका जो है अगर स्कॉलरशिप सैंक्शन हो जाएगी तो आपकी ट्रेनिंग यहां से शुरू हो जाएगी। तो उस उम्मीद में भगवान का नाम लेके हमने पेपर्स डाले और मैंने वहां पे ट्रेनिंग शुरू कर दी। वहां जाने के बाद मुझे संगत जी पता चला कि एविएशन से मेरा पहले ही बारी आमना सामना हुआ सिविल फ्लाइंग से। तो मुझे पता चला कि जैसे आप जब किसी चीज से आमना सामना करते हो आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। तो मुझे उस समय पता चला कि वो इंस्टीट्यूट का इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं था, वहां से इतने ज्यादा लोग नौकरी नहीं लग पाए थे। उसकी मैं किसी इंस्टीट्यूट की कमी नहीं निकालूंगा, बस ये था कि ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स उतने अच्छे नहीं थे जो कि एक रिक्वायर्ड मिनिमम होते हैं किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। वो मुझे वहां नहीं लगे जब मैं 3 महीने वहां पर था। कोई बात नहीं, 3 महीने में कम से कम मुझे, वो कहते हैं ना कि कोई समय बर्बाद नहीं होता, बहुत अच्छा समय बीता। 3 महीने में मैंने बहुत कुछ सीखा। पहला कदम अपना एविएशन से देखा, अपना पहला कदम जब रखा तो पहली बार जब आमना सामना हुआ तो पहली बार ये एहसास हुआ कि मैं कितने पानी में मैं हूं। कोई बात नहीं संगत जी, मैं वापस दिल्ली आया, और क्योंकि उस समय इतने पैसे नहीं थे तो मैंने मिनिमम पैसे लगभग 50-60 हज़ार रुपये दे के वहां पे एडमिशन लिया था, और उसी के बेस पे वहां पे कुछ समय बिताया था। लेकिन असली ट्रेनिंग तभी शुरू हो सकती थी जब तक मेरा स्कॉलरशिप का केस सैंक्शन नहीं होता और गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं आता। इतने में मुझे ये एहसास भी हुआ कि अगर मैं इधर रह के भी स्कॉलरशिप से पढ़ाई कर पाऊंगा तो शायद एक सक्सेसफुल पायलट नहीं बन सकूंगा, क्योंकि मेरा जो कंपटीशन था वो बहुत बड़ी जनता से था जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस थी, और उनसे कंपटीशन के लिए मुझे अपने को अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग चाहिए थी जो मुझे वहां नहीं दिखी। इसके बाद संगत जी मैं वापस आया, 2011 हो चुका था। 11 में मैंने और रिसर्च करी। इतने में मैंने अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया था भारत सरकार में। 2011 में मुझे पता चला कि एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है रायबरेली में जिसका नाम है इग्रुआ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी। ये उसी तरह है जिस तरह से मैनेजमेंट के लिए IIM होते हैं, इंजीनियरिंग के लिए IITs होते हैं, ऐसे ही फ्लाइंग के लिए इग्रुआ माना जाता है। लेकिन इसके लिए एक प्रॉब्लम ये थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे 12th किए हुए ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले थे। 2011 लग चुका था, 9 में मैंने 12th की थी। इसके लिए मुझे दोबारा से एंट्रेंस देना पड़ता और दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ती। लेकिन क्योंकि मेरा सपना था, मुझे अच्छा लगता था पढ़ना अपने सपने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो मैंने दोबारा से ट्यूशंस ज्वाइन करी 12th की, और मैंने फिजिक्स और मैथ्स की ट्रेनिंग ली, क्योंकि उसके लिए NDA का ही सिलेबस लगता है। तो मैंने उसी किताबों को वापस निकाला NDA की अपनी, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज अपनी उसके लिए पढ़ाई की। और 2012 में मैंने अप्लाई किया, तो उसके लिए मुझको 2013 में रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया गया रायबरेली। भगवान का नाम लेके मैं गया, मेरा रिटर्न एग्जाम क्लियर हुआ। रिटर्न के बाद इंटरव्यू क्लियर हुआ। इंटरव्यू के बाद एक पायलट एप्टीट्यूड एंड बैटरी टेस्ट नाम से एक चीज होती है, वो मेरा वहां पे क्लियर हुआ। और करते ही जो है मुझे सबसे बड़ी खुशी मिली कि इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में, जो कि सबसे बेस्ट है फ्लाइंग में, जहां इंडियन नेवी की भी ट्रेनिंग हुई है, इंडियन एयरफोर्स भी आया है, और सारी फैकल्टी एयरफोर्स की है, और कोस्ट गार्ड और बाकी देश और दुनिया की काफी एयरलाइंस से कैडेट्स वहां के ट्रेनिंग लेते हैं। वहां पे मेरा चयन हो गया। इसके लिए बहुत बहुत भगवान का धन्यवाद मैंने किया। संगत जी, मेरी जिंदगी आगे बढ़ी और मैंने अपनी स्कॉलरशिप को ट्रांसफर कराया इस इंस्टीट्यूट के लिए, जो कि वो भी बहुत एक मुश्किल टास्क था। गवर्नमेंट में कोई भी छोटा से छोटा काम करने के लिए आप जानते हैं बहुत मुश्किल होती है, लेकिन वो भी सफलता मुझे मिली और मेरा इंस्टीट्यूट चेंज हो गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी में। 2013 में उन्होंने फाइनली बुलाया, लेकिन उसके लिए उन्होंने 2 लाख रुपए मांगे कि मिनिमम सीट रिजर्वेशन के लिए 2 लाख लगते हैं, इतने पैसे नहीं थे।
किसी तरह से मैंने उधार करके 40,000 वहाँ पे उनको समझाने की कोशिश की कि मैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट हूँ और मुझे स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, आप मेरी इसमें मदद कीजिए और मैं इतने ही पैसे आपको दे सकता हूँ, इसमें आप मेरे को सिखा कीजिए। भगवान की दया से, उनके आशीर्वाद से मुझे वहाँ पे एडमिशन मिला और मेरी ग्राउंड ट्रेनिंग शुरू हो गई। लेकिन उन्होंने इस शर्त पे मुझे लिया कि आप फ्लाइंग नहीं कर सकेंगे जब तक आपकी ट्रेनिंग के पैसे नहीं आ जाते भारत सरकार से, जो कि एक जायज़ बात है, क्योंकि वो अपनी तरफ से पैसे नहीं लगाएंगे, जो गवर्नमेंट से आएंगे वो उसी से ही मेरी ट्रेनिंग कराएंगे। कोई बात नहीं, मुझे 4 महीने का वो बहुत खूबसूरत समय फिर से मिला, ग्राउंड ट्रेनिंग हुई। इस बीच मैंने बहुत कुछ सीखा। वहाँ की फैकल्टी बहुत ही एक्सपीरियंस, ग्रुप कैप्टन्स एंड विंग कमांडर्स फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, ऑल डेकोरेटेड ऑफिसर्स, एंड उनके बीच रह के मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लगा कि हाँ, यहाँ से मुझे एक अलग ही मेरे करियर में आयाम मिलेगा, और वैसा ही हुआ। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था संगत जी, लेकिन वो घड़ी आई जब मुझे भारत सरकार की तरफ से बहुत डिले हुआ, पैसे रिलीज नहीं हो रहे थे। तो इस समय में मैं संगत जी बताना चाहूंगा कि यहां से मेरी किस्मत का पलटना शुरू हुआ। जैसे ही मेरी ग्राउंड ट्रेनिंग शुरू हुई, उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। नंबर के बाद मुझे प्रमोट कर दिया गया फ्लाइंग के लिए, और इसमें कहते हैं ना संगत जी कि आपकी किस्मत जहां लिखी होती है, आप अपने आप वहां पहुंच जाते हो, भगवान आपका साथ देता है। हमेशा मैंने भगवान भोलेनाथ पे विश्वास रखा और उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया। जो जैसा वादा हुआ था कि ग्राउंड ट्रेनिंग होते ही मैं फ्लाइंग नहीं करूंगा, लेकिन मैंने भगवान का नाम लिया और जैसा हुआ वैसा चलने दिया। उन्होंने मुझे फ्लाइंग के लिए प्रमोट कर दिया, मैं फ्लाइंग के लिए चला भी गया और मेरी फ्लाइंग शुरू भी हो गई संगत जी। और भगवान की कृपा से जो मेरी जब ट्रेनिंग शुरू हो गई तो मेरे लगभग 35 घंटे में फ्लाइंग भी कर चुका था वहां पे। जब तक वहां की फैकल्टी को ये बात पता चली कि मैं प्रमोट भी मुझे कर दिया गया है और मेरी फ्लाइंग भी शुरू हो गई है, तो उन्होंने मेरे को इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया कि आपकी स्कॉलरशिप आई नहीं है और आप फ्लाइंग कैसे कर सकते हो। तो मैंने उनसे यही जवाब दिया कि आपने ही मुझे प्रमोट किया, आपने कभी इस चीज़ के लिए मुझे कभी बोला नहीं, तो जैसा हुआ मैंने वैसा किया, और वैसे भी स्कॉलरशिप तो आई जानी है एक दिन, तो तब हम इस चीज़ में से जितने भी फ्लाइंग आवर्स मैंने भी किए हैं, आप उसका जो है एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन क्योंकि टेक्निकली दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि स्कॉलरशिप अभी आई नहीं है और 35 घंटे की फ्लाइंग लगभग 7-7.5 लाख रुपए की हो चुकी थी, तो एक तरह से इंस्टीट्यूट भी अब एक्शन मोड में आ गया था कि इस बच्चे की स्कॉलरशिप को हमें जल्दी से जल्दी मंगाना चाहिए, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है और क्योंकि फ्लाइंग आर्ट्स के कुछ वैलिडिटीज होती हैं, वो भी अगर नहीं हो पाएगी तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार मेरा जो प्रोसेस था वो आगे बढ़ा संगत जी। इसी बीच मुझे सस्पेंड कर दिया गया, मैं दिल्ली वापस आ गया। 2014 की बात है। उस समय दिल्ली का पॉलिटिकल माहौल बहुत अलग हो गया था। कांग्रेस सरकार जा चुकी थी, बीजेपी सेंटर में थी, और दिल्ली के अंदर भी ऑलमोस्ट तख्ता पलट हो गया था और आम आदमी पार्टी का आगमन हुआ। और उस समय संगत जी जो मेरी स्कॉलरशिप थी वो दिल्ली स्टेट से रिकमेंडेड थी, एंड इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सो इट इज कॉल्ड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो मेरी जो रिकमेंडेशन थी वो लेटर ऑलरेडी सेंटर को जा चुका था, सेंटर से अप्रूवल भी आ चुका था संगत जी। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता थी मेरे लिए 2014 में, और ये एक उम्मीद थी जिस बेस पे मुझे एडमिशन भी मिला था और इसी बेस पे मेरे आगे की जिंदगी लिखी थी एज ए पायलट। तो 2014 हुआ, आम आदमी पार्टी का आगमन हुआ, और उस समय काफ़ी चेंजेस आए, काफ़ी ऑफिसर्स इधर से उधर हुए। तो संगति जैसे ही सेंटर से मेरा अप्रूवल आया, वो स्टेट को रिकमेंडेशन आया, तो स्टेट गवर्नमेंट को अब इसके अंदर एक्शन लेना था, और इस एक्शन के अंदर उन्हें जो भी रिक्वायर्ड स्क्रूटनाइजेशन और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन होती है और वो सब उनको करनी थी, टू चेक दैट आई एम एलिजिबल टू गेट दिस स्कॉलरशिप, विच इज ऑल्सो इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्कॉलरशिप। 35 लाख की स्कॉलरशिप सबसे ज्यादा मानी जाती है, तो इसके लिए काफी अच्छे से स्क्रूटनाइजेशन होता है। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूंगा संगत जी, इसी के बेस पे
काफ़ी भ्रष्टाचार भी होता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी स्कॉलरशिप है और आप जानते ही हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता ये कहना, लेकिन ये सच्चाई है कि इस चीज़ में काफ़ी लालच भी ऑफिसर्स को आ जाता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ संगत जी 2014 में, जब उनको पता चला कि इतनी बड़ी स्कॉलरशिप मुझे मिलने वाली है, तो उसमें कुछ डिमांड तो डायरेक्टली नहीं हुई, लेकिन वो काम जो मेरा होना था सही समय पे वो नहीं हुआ। उसमें अड़चने क्यों आ रही थी, उसका रीज़न यही था। लेकिन संगत जी, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम कुछ नहीं दे सकते थे, तो हम पूरे भगवान भरोसे थे। बहुत परेशानी हुई, मेरी ट्रेनिंग रुकी हुई थी। ऑलरेडी 5 साल हो चुके थे 12th किए, और अभी तक भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि स्कॉलरशिप का कब तक रिलीज होगा और कब मेरी ट्रेनिंग रिज्यूम होगी। पूरी उम्मीद थी, आम आदमी पार्टी आई थी, एक अच्छी पार्टी जिसके लिए हमें उम्मीद था, जो हमारी जैसी कॉमन जनता के लिए बहुत उम्मीदें लेके आई थी। तो संगत जी, मैंने एक लेटर उनके एक डिपार्टमेंट में डाला, जिसको हम कहते हैं पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट। अपनी कंप्लेंट डाली कि ऐसे ऐसे सेंटर से अप्रूवल आ चुका है, स्टेट क्यों इसके अंदर डिले कर रहे हैं, क्यों ये इतना समय लगा रहे हैं। तो ये लेटर में डाल के संगत जी भूल गया और मैं वेट करता रहा। इसी बीच संगत जी, आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार के ऑफिसर्स ने ये फैसला लिया कि वो आके मेरी जो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन स्क्रूटनाइजेशन है उसके लिए वो एक्शन लेंगे, और वो उन्होंने आके घर पे पूरी रिपोर्ट बनाई, हमारा घर देखा, सब कुछ देखा, पापा की इनकम डॉक्यूमेंट्स सब कुछ देखे और सब कुछ वेरीफाई करके वो चले गए। हम बहुत खुश थे कि हमारी वेरिफिकेशन हो चुकी है और अब जल्दी जल्दी मेरे सपनों को पंख लगेंगे और मैं ट्रेनिंग के लिए वापस जा सकूंगा। संगत जी, इस बात को हुए 2 से 3 महीने हुए थे, एक लेटर आता है दिल्ली सरकार की तरफ से, उसके अंदर मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल का ऑर्डर होता है। जी हाँ संगत जी, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका था। अपनी ज़िंदगी के दिए 5 साल इतनी मेहनत बर्बाद होते नजर आई कि ऐसा कैसे हो सकता है, स्कॉलरशिप कैंसिल कैसे हो सकती है। पूरी लेटर को हमने पढ़ा, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे क्लॉजेज निकाले कि आप में ये कमी है, ये है, आपका घर इतने का है, दादाजी की पेंशन आती है, आपके दादाजी, मेरे दादाजी की पेंशन को भी उन्होंने मेरे फादर की इनकम में जोड़ा हुआ था, जबकि मेरे दादाजी के पेंशन का उससे कुछ लेना देना नहीं था, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 हज़ार रुपये आती थी। और वो भी मेरे दादाजी अपने ही घर में जो है हमारे पूरे परिवार के लिए लगाते थे। तो वो, कोई भी एक पढ़ा लिखा इंसान अगर इस चीज़ को समझेगा तो ये एक फादर की इनकम में कभी काउंट नहीं होती। तो ये चीज़ें उन्होंने बहाने लगा के मेरी स्कॉलरशिप को कैंसिल कर दिया और एक्शन लेने की भी बात की। मतलब ये पूरी तैयारी थी कि स्कॉलरशिप तो ना ही मिला और ऊपर से गुस्सा भी निकाला, जस्ट बिकॉज क्योंकि उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं दे नहीं सका। ये अनफॉर्चुनेटली ये सच्चाई है, मुझे आपसे ये सच्चाई को मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं संगत जी। यही समय था जब मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल अपने उस ज़िंदगी के मोड़ पे था जब बिल्कुल सब कुछ ख़त्म होने वाला था। 5 साल हो चुके थे 12th किए, जब मेरे साथ के सारे लोग आगे बढ़ चुके थे और मैं अपने सपने को बस पूरा करने के बिल्कुल कदम पे ही था, और उस समय इतनी बड़ी अड़चन आई। संगत जी, उसी समय मेरी ज़िंदगी में गुरु जी का आगमन हुआ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए संगत जी, जैसे कि एक फिल्म की मूवी में होता है कि एक मूवी में होता है या फिल्म में आप देखते हैं कि एक किसी के साथ बहुत बुरा होता है और एक ऐसे समय भगवान उसका साथ देने आते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ संगत जी। पापा के एक बहुत पुराने मित्र और उनके फैमिली वाले गुरु जी से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। वो काफ़ी समय से हमें गुरु जी के बारे में बताते थे, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हम, क्योंकि आपको पता ही है जिस तरह से मीडिया और इन सब चीज़ों में हिंदू धर्म और बाबाओं ने को जो उनके जो नकली बाबाओं ने हमारे हिंदू धर्म को बदनाम किया, उस वजह से सबके मन में एक ऐसा हो गया था कि बाबाओं का तो क्या है, ये तो चोला पहने हुए ये सब क्या करते हैं, ये कुछ नहीं है, जो असली भगवान है वो हमारे मंदिरों में ही मिलते हैं। हमारी ये मेंटेलिटी थी, हमें पता ही नहीं था हम किस शक्ति से हमारा आमना सामना होने वाला है। तो उन्होंने काफ़ी हमको इंसिस्ट किया, जब वो हमारी परेशानी को उन्होंने सुना तो उन्होंने किया कि आप हमारे साथ गुरु जी के बड़े मंदिर चलिए, आपके दुखों का निवारण वहीं हो पाएगा।
संगत जी, आप यकीन मानिए, मैं अपने फादर के साथ अपने अंकल के घर गया, उन्होंने हमें बहुत इज्जत से हमें बिठाया गुरु जी के बारे में। मैंने पहली बारी गुरु जी की फोटो उनके घर में देखी। इतना प्यारा स्वरूप गुरु जी का, सबसे बड़ा वाला जो हम स्वरूप देखते हैं, इतना अच्छा उनका। तो वो कहते हैं ना संगत जी, एक आप, ये तो एक शरीर है, शरीर के अंदर एक आत्मा है, वो सामने वाले इंसान को देख के उसका भाव बता देती है, और देख के वो समझ जाती है कि कुछ तो उस चीज के अंदर बात है, या कुछ तो इस इंसान में सच्चाई है, या कुछ इस इंसान में बुराई है। गुरु जी की मैं सच बोलना चाहूंगा, वो पहले ही फोटो देख के, वो स्वरूप देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उस समय इतनी दिमाग नहीं था, इतना मत नहीं था कि मैं साक्षात भोलेनाथ, भोले शंकर को देख रहा हूं। तो आगे बढ़े, उन्होंने बताया कि आप मंदिर चलिए। तब तक मैं रेडी नहीं था। फिर ऐसे ही एक दिन उन्होंने फिर से जिद करी कि आप हमारे साथ बड़े मंदिर चलिए। मैंने फिर ध्यान नहीं दिया, मैं अपने काम में लगा रहा, अपने सपने को पूरा करने में, उसको ठीक करने में लगा रहा। फिर ऐसे ही एक और शाम संगत जी आई, उन्होंने इस बारी जिद कर ली कि गाड़ी रेडी है, आपको आना है। हल्की बारिश हो रही थी उस शाम को, मुझे याद है। मैं अपनी मदर के साथ अकेला था घर पे, और दादाजी और मेरे फादर ऑफिस में थे, और मेरे पापा के उन्हीं मित्र ने पापा से रिक्वेस्ट करी कि आप आज चलिए, किसी भी तरह हमारे साथ आज हम मंदिर चलिए। तो संगत जी, मैंने बिल्कुल मना कर दिया मेरी मदर को कि मैं किसी बाबा के पास नहीं जाऊंगा, मैं विश्वास नहीं करता, मैं अपने भोले शंकर, अपने भगवान, इन्हीं को मानता हूं, मंदिर जाऊंगा, लेकिन ऐसे किसी बाबा के पास नहीं जाऊंगा। संगत जी, मेरी मदर ने मुझे समझाने की कोशिश की, और उन्होंने मुझे कन्विंस किया, चल ठीक है, कोई नहीं, ये मंदिर जो है किसी बाबा का नहीं है, ये शिव मंदिर है, तू जा। इस तरह से जब उन्होंने मुझे बोला तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अगर शिव मंदिर है तो मैं जाऊंगा। मतलब गुरु जी का बुलावा था, मेरा किस्मत उसी दिन ही गुरु जी से मिलने की थी, और उसी दिन का गुरु जी का हुक्म था, जिस तरह से हम अपनी संगत से सुनते आते हैं। तो मेरा उस दिन का बुलावा था। संगत जी, मैंने जानबूझ के बहुत डिले किया, लेट गया मंदिर, काफी पहुंचा मैं तो, इस तब तक शाम के 7:30 हो चुके गुरु जी। और संगत जी, ये बात है 2014 की, और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो नई संगत भी जुड़ी है गुरु जी से, जो अभी 2014 के बाद 15, 16, 17, 18 में जितने भी, और अभी जो जुड़ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय 2014 में भी गुरु जी के मंदिर में 7:30 बजे भी आसानी से हमारी एंट्री हो जाती थी। बहुत अच्छे से हम चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और कर लेते हैं। आज भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज भी गुरु जी की इतनी संगत मल्टीप्लाई हो गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, 14 से लेके अभी लगभग ये 7 सालों के अंदर जो वृद्धि मैंने देखी है, ये मेरी आंखों देखी है, कि आज अगर आप 7:30 या 8 बजे मंदिर पहुंचो, तो मुझे नहीं लगता कि आप जो है शायद चाय प्रसाद आपकी किस्मत में हो। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि आराम से हम गाड़ी मंदिर के बाहर ही लगा लेते थे 2014 में, इतने लेट में भी। तो ये गुरु महाराज की एक कृपा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, कि गुरु जी ने इतनी सारी संगत का कल्याण किया है कि देश विदेश हर जगह से गुरु महाराज की जो है, गुरु जी के चरणों में आज सेवा करते हैं, और गुरु जी की संगत है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरु महाराज का, इतनी सारी जनता को अपने साथ, इतनी सारी संगत को अपने साथ आपने जोड़ा और उनका कल्याण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगत जी, आगे बढ़ाता हूं, अपनी कहानी को बताता हूं कि जब मैं मंदिर पहली बारी पहुंचा, तो गुरु जी का एक वो शब्द है ना कि कुर्बान जावी उस वेला सुहावी, जद तेरे द्वारे आया। गुरु जी, ये गुरु जी महाराज से बहुत बहुत उनसे धन्यवाद। और आई एम सॉरी, थोड़ा सा ये इमोशनल है मेरे लिए मैटर। माफ कीजिएगा अगर कुछ मुझसे कुछ भूल चूक हो बात करने में, क्योंकि पहली बारी मैं अपना ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कुछ सत्संग बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो संगत जी, बहुत अच्छा लगा जब पहली बारी गुरु महाराज के मंदिर आया, कि एक जिस तरह से मंदिर हम बचपन से देखते आए हैं कि यहाँ चप्पल उतारनी होती है, और वहां से हाथ धो के आप अंदर जाते हो, फिर एक पंडित जी होते हैं, एक मूर्ति होती है, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। सब कुछ सिस्टमैटिक, सारी संगत अपने अच्छे से लगी हुई है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के लोग आए हुए हैं, और सब कुछ सिस्टमैटिक है।
आप अंदर जाते हो, इतना सुंदर गणेश जी का गणेश जी के मंदिर से एंट्री होती है, फिर समाधि, फिर ऐसे ही गुरु महाराज के मंदिर की एंट्री होती है, और वो जो शिवलिंग, अमूमन हर जगह शिवलिंग अंदर होती है, मंदिर के ऊपर इतनी सुंदर दूर से दिखती है, तो एक अलग ही माहौल, ऐसा लग रहा था कि धरती पे कोई स्वर्ग है। अंदर गया, संगत जी अंदर बैठा, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लिया, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, और बहुत अच्छा लगा कि ऐसे 4 लोग रैंडमली लोग बैठते हैं, बहुत अच्छा लगा। वापस आया, गुरु जी महाराज का आशीर्वाद लिया, अपने मन की बात की, जिस तरह से पापा के मित्र ने कहा था कि आप अपनी जो भी है इच्छाएं और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं गुरु जी के सामने रख दीजिए और बाकी भूल जाइए। वैसा ही किया और आ गया। फिर संगत जी मेरी कहानी आगे बढ़ी। जो मेरी फाइल, जो मेरी स्कॉलरशिप की फाइल थी, उसके लिए जिन ऑफिसर्स ने ये लेटर पे लिख दिया था कि जी इनको स्कॉलरशिप नहीं मिलनी चाहिए, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप, इनमें ये कमी है, वो कमी है, तो इस बीच जो है संगत जी काफी जो है प्रॉब्लम्स आ गई थी मेरी स्कॉलरशिप रिलीज होने के लिए। और क्योंकि मैं गुरुजी के मंदिर भी जा चुका था, तो महाराज की ब्लेसिंग्स तो उस दिन से मिलनी शुरू हो ही गई थी, तो पूरी उम्मीद थी कि जल्दी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना कि गुरु महाराज भी आपके कर्म काटते हैं और आपको पूरा नींबू की तरह निचोड़ते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ, गुरु महाराज ने पूरा निचोड़ा मुझे, और पूरा जब तक मुझ पे गुरु महाराज की वो कृपा असली नहीं हुई, जब तक उन्होंने जो मेरे कर्म थे जो कटने थे वो नहीं हुए। तो मैं बड़ा खुश था, मुझे ऐसा लगा कि अब तो गुरु महाराज के पास आएंगे, अब ये तो मेरे बाबा मेरा काम कर ही देंगे, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, मैं इस खुशी में घूमता था। लेकिन ट्रस्ट में संगत जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने और गलत रिपोर्ट बनाई और मुझे परेशान किया, और इसी बीच जो है जो फाइनल लेटर होता है उस पर भी उन्होंने, जो एक आईएएस ऑफिसर साइन करके देते हैं उस डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी इस पे साइन कर दिया कि ये जी स्कॉलरशिप कैंसिल करते हैं हम। मेरी तो जैसे दुनिया ही पलट गई संगत जी। अब तो मेरे पास कुछ ऐसा लगा जैसे कुछ बचा ही नहीं है, इतने साल फ्लाइंग को दिए और एकदम से सपना टूट गया। अब क्या करूंगा, कैसे नई जिंदगी शुरू करूंगा, बस इन्हीं चीजों में लगा रहा। दुनिया भी मुझको बोलेगी कि बड़ा आप चले थे करने, कुछ नहीं कर पाए। तो ये सब चीजें एक नॉर्मल इंसान की माइंड में चलती है, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता था, फोटोज अपलोड करता था उस समय तो ज्यादा वैसे होता नहीं था संगत जी ये सब चीजें, लेकिन जो भी होता था तो अच्छा लगता था एक एयरक्राफ्ट के साथ फोटो लगाना। तो लोगों को लगता था कि अब कुछ कर रहा है बच्चा, लेकिन अचानक से जब ऐसा लगता है कि सपना टूट जाएगा तो आपको लगता है कि दुनिया आपको पता नहीं ताने मारेगी, ये सब करेगी। बस सत्संग संगत जी मैं ये बताना चाहूंगा कि उसी समय फिर मैं गुरु महाराज के मंदिर में आना जाना बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि कुछ उम्मीद नहीं दिख रही थी। और उसी दौरान जिस समय मेरा बड़े मंदिर आना जाना बहुत ज्यादा होता था, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा संगत जी, ये सब मेरे गुरुजी ने उस समय जो मेरे कर्म थे जो कटने थे वो कटवाने थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरु महाराज की पहली कृपा मेरी जिंदगी में कब हुई, जब गुरुजी ने मेरे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना मुझे शुरू किया और उनकी फाइनल ब्लेसिंग मेरी लाइफ में आनी शुरू हुई। ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे एक फिल्म में होता है। मैंने आपको बताया था कि मैंने ऐसे ऐसे केजरीवाल सरकार, हमारी आम आदमी पार्टी का एक पब्लिक ग्रीवेंसेस लिंक पे मैंने अपनी कंप्लेंट ये डाली थी दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के खिलाफ। तो वो लेटर का अभी तक कोई जवाब नहीं आया था। इसी बीच आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, हम एक दिन ऐसे ही सुबह टीवी देख रहे थे मेरे फादर साहब, और टीवी में वो खबर आती है कि जिन आईएएस ऑफिसर ने मेरे लेटर पे साइन किए थे इस बात के लिए कि इस स्कॉलरशिप को हम कैंसिल करते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, उनका नाम उस टीवी चैनल पे था कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सब इंसान के अपने कर्म होते हैं संगत जी। उनका नाम उस टीवी पे था कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है कुछ करोड़ के घोटाले में।
संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, दिल को मुझे इतना एक सुकून भी मिला और एक टेंशन भी हुई। सुकून इसलिए क्योंकि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया और उसका कर्म आपके सामने दिखा हो और आपको एक उम्मीद मिली हो कि चलो आपको एक नई उम्मीद जगी हो कि इन्होंने आपकी लेटर पे साइन किए थे, आप इनकी जगह कोई जो और आएंगे उनको मैं अपनी बात एक नए सिरे से समझा सकूंगा। ये कहने में बहुत आसान है संगत जी, लेकिन ये बहुत मुश्किल बात है। जब एक आईएएस ऑफिसर के साइन हो जाते हैं और ये केस ऐसा हो जाता है, तो चाहे उनके साथ जो हुआ, जो नए सीट पे आए, वो उनको नए सिरे से ही देखना पड़ता है, नए सिरे से ही सारा स्क्रूटनाइजेशन होता है। क्योंकि साइन सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर को हुए थे, जिन्होंने लेटर बनाया था पूरा वो दूसरे ऑफिसर्स थे और वो आज भी उसी ऑफिस में मौजूद थे और वो इसी इच्छा में थे कि इतनी बड़ी स्कॉलरशिप में उनको कोई हिस्सा नहीं मिला। तो इस बात से उन्होंने, मुझे पूरा यकीन था ये वापस वही रिपोर्ट बनाएंगे और नए ऑफिसर को भी इसी तरह से गुमराह करेंगे। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, उन आईएएस ऑफिसर के सस्पेंड होने के बाद वो सीट काफी समय तक खाली रही। उस सीट पे फिर एक और आईएएस ऑफिसर आए, उनसे मैंने अपने प्रॉब्लम को साझा किया, उनको समझाने की कोशिश की, सर मेरा ऐसे ऐसे करियर खराब हो जाएगा, 5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, आपके ऑफिसर्स ने ऐसी रिपोर्ट बनाई है, ये सच्चाई है और ये है। उन्होंने समझा लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि ये मामला काफी आगे बढ़ चुका था और क्योंकि उस ऑफिस की बहुत ज्यादा विजिलेंस में बात चल रही थी, क्योंकि वहां से काफी बड़ा जो है वो पुराने ऑफिसर जिनको सस्पेंड किया था, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। कोई बात नहीं संगत जी, मैं गुरु महाराज के पास उस समय रेगुलरली जाया करता था, बहुत अच्छा लगता था। गुरु महाराज के पास में जाता था, जो भी मेरी टेंशन थी, जो मैं लेके घूमता था, वो मेरी वहां सब खत्म हो जाती थी। मेरे गुरु जी कर्म कटवाते थे। संगत जी इसी समय गुरु महाराज की इतनी बड़ी कृपा हुई कि जो वो पब्लिक ग्रीवेंसेस में मैंने अपना लेटर डाला था आम आदमी पार्टी के, वो उसका मेरे को फाइनली जवाब आया और उसमें एक और आईएएस ऑफिसर का नंबर उन्होंने साझा किया कि आप अपनी प्रॉब्लम इनसे बताइए। मैंने अपने फादर साहब को ये बात बताई, उसमें उनका नंबर था आईएएस ऑफिसर का और उनका नाम था। पापा ने कहा तूने फोन मिला, फादर ने, मैंने उनको फोन किया सुबह, उन्होंने फोन पिक किया। आप संगत जी आप यकीन मानिए, आपको ये बात तो पता ही होगी, इंडिया के अंदर इतनी आसानी से डायरेक्ट नंबर आईएएस ऑफिसर का नहीं मिलता है। ये बहुत बहुत मेरे लिए किस्मत की बात थी, गुरु महाराज की मैं ब्लेसिंग मानता हूं कि एक सीधा डायरेक्ट आईएएस ऑफिसर का नंबर मुझे मिला और मैंने उनसे बात की और अपनी प्रॉब्लम समझाई। संगत जी उन्होंने मुझे ऐसा कहा फोन पे कि बेटा आपकी प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है ये इस चीज में डील नहीं करता, ये गलती से जो है इस डिपार्टमेंट ने आपकी प्रॉब्लम, जो आपकी एप्लीकेशन है वो इधर भेज दी है। तो मैं फिर निराश हुआ, मैंने फादर को बोला अपने कि पापा ये ऐसे कह रहे हैं कि आपकी जो लेटर है वो गलत डिपार्टमेंट में आ गई है, आपको ये लेटर रीडायरेक्ट करा के इधर करानी चाहिए। जैसे ही मैंने ये नाम पापा को बताया तो पापा ने ये नाम जानने की दोबारा कोशिश की कि आप ये नाम दोबारा बताओ मुझे, क्या नाम है। तो मैंने जैसे ही वो नाम उन आईएएस ऑफिसर का पापा को बताया तो पापा ने कहा मुझे एक बारी बात करने दे। पापा को मैंने फोन दिया, पापा ने उनसे बात की। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, ये गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है, ये उनकी ब्लेसिंग थी कि वो आईएएस ऑफिसर वो हमारे ही रिलेशन में, हमारे ही जो एक कम्युनिटी है उस कम्युनिटी में वो एक ही आईएएस ऑफिसर थे और वो वही थे और वो मेरे दादाजी को भी जानते थे। तो इस वाक्य को, इस इवेंट को मैं गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मानता हूं और इसी इवेंट को मैं टर्निंग पॉइंट मानता हूं मेरे जिंदगी का, जिसमें गुरु महाराज ने मेरे लिए काम किया और मेरे को ब्लेसिंग दी। ये जो एप्लीकेशन थी जानी किसी ऑफिस में थी, किसी और आईएएस ऑफिसर के पास, और ये पहुंच गई उनके पास जो कि हमारे रिलेशन में ही लगते थे। तो उन्होंने एक हमारी हेल्प करने की कोशिश की कि आप इमीडिएटली मेरे ऑफिस आइए और मुझे ये प्रॉब्लम समझाइए क्या है। संगत जी हम उनके ऑफिस गए, उन्होंने हमसे बात की, बहुत इज्जत की हमारी, और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देखे और उन्होंने देखते ही कहा कि ये आप लोगों के साथ धोखा हुआ है, रिश्वत ना देने के कारण इन लोगों ने आप लोगों को जो है रिजेक्ट कर दिया है और ये आपकी बच्चे की करियर खराब करने की पूरी तैयारी थी। संगत जी उन्होंने मेरे सामने
उस ऑफिस के अंदर फटकार लगाई, फोन लगाया कि आप इस बच्चे का करियर खराब करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं ये सब बिल्कुल इलीगल है। उन्होंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी कि ये दादाजी की जो पेंशन और ये सब आपने इनकम में लगाया है ये बिल्कुल काउंटेबल नहीं है और बच्चा बिल्कुल एलिजिबल है ये स्कॉलरशिप लेने के लिए, और आपने जो समय बर्बाद किया है उसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। बहुत बड़ा दिल को सुकून मिला कि हमारे लिए कोई जो है एक ऑफिसर खड़े हुए हैं और उन्होंने मदद करने की कोशिश की। लेकिन वही है संगत जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि गुरु महाराज की कृपा हो चुकी थी, लेकिन हमें यकीन नहीं हो रहा था। जब तक हम इंसान हैं हम ये समझते हैं कि जब तक उसका निवारण ऑन द स्पॉट ना हो जाए तो तब तक जो है हम खुशी नहीं मनाते। तो हमने थोड़ी बहुत खुशी मनाई कि ठीक है अब कुछ इंतजार के बाद लगता है अब ये हमारा काम बन जाएगा। लेकिन ये खुशी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चली, क्योंकि उस ऑफिस में जो जहां से ये एप्लीकेशन मेरी दोबारा से रिकंसिडर होनी थी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और उस समय पॉलिटिकल माहौल दिल्ली का ऐसा था कि कुछ भी हो रहा था, आम आदमी पार्टी पूरे एक्शन में थी। भ्रष्टाचारियों को बहुत उन्होंने उस समय अंदर किया था, और ऑलरेडी मेरे ही केस में ऐसा हो चुका था कि जिन्होंने मेरे साइन किए थे वो भी जेल में थे। तो काफी विजिलेंस और ये सब एक अलग सा माहौल चल रहा था। तो पहली जो गुरु महाराज ने हमारी मदद की जो ब्लेसिंग्स के रूप में वो यही थी कि मेरी जो लेटर थी वो कहां से कहां पहुंची, वो हमारे नोन जो हमारे एक रिलेटिव थे उनके पास पहुंची और उन्होंने हमको पहला रास्ता दिखाया। संगत जी, ये दूसरा वाक्य जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये एक टर्निंग पॉइंट था, जो कि गुरुजी महाराज का एक श्योर शॉट इतनी जबरदस्त ब्लेसिंग थी हमारी लाइफ में, जो कि मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। जैसे ही उस ऑफिस में वो सीट जिसपे पहले ऑफिसर सस्पेंड हुए थे उस पे एक और ऑफिसर आए, उसके बाद उनके जाने के बाद उन्होंने हमारा जो है पूरा केस सुना। उसके बाद एक और ऑफिसर आए, ऐसे करते करते काफी लोग आए। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, फाइनली जब वो सीट खाली हो गई और वहां पे काफी लोगों का तबादला हुआ तो वही जो आईएएस ऑफिसर थे जिनके पास गलती से मेरी फाइल चली गई थी वो ऑफिस उनको दे दिया गया। जय गुरु जी। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, उस समय की मेरी फीलिंग आज भी वो मेरे साथ है। गुरु महाराज को मैंने इतना शुक्रिया किया कि मेरी एक फाइल जो गलत गई और ऐसे इंसान के पास गई जिनको हम इतने सालों से हम कभी मिले नहीं थे, और उन्होंने एक झटके में हमें पहचान लिया। और इतने समय के बाद जब इतनी लेटर्स का सिग्नेचर्स हुए, कैंसलेशंस हुई, और जिनके पास हमारा गलती से जाना हुआ उन्होंने हमें गाइड किया, उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की, और फाइनली गुरु महाराज ने वही सीट उन्हीं को दिलवाई। और वहीं से उनके साइन और उनके ऑर्डर्स के ऊपर मेरी दोबारा से रिकंसिडरेशन हुई मेरी केस, और दोबारा से वो केस बना और एक नया लेटर इशू हुआ और उन पे उनके साइन हुए, और मेरी 2016 में जाके, इस पूरे वाक्य को 2 साल लग गए संगत जी, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने वो मेरे कर्म कटाने थे। 2016 में फाइनली मेरी स्कॉलरशिप रिलीज हुई। जय गुरु जी। ये था पहला पार्ट संगत जी। 2016 में जब मेरा स्कॉलरशिप रिलीज हुई तो मेरे सपने को दोबारा से उड़ान की एक उम्मीद मिली। 2016 में मैंने दोबारा से गुरुआ को ज्वाइन किया और अपनी ट्रेनिंग पूरी की सक्सेसफुली। और संगत जी, गुरु महाराज की इतनी कृपा रही कि इस बीच उन्होंने इतना जो है हमेशा मेरा साथ दिया। ज्यादातर मेरे फादर ही इस भाग दौड़ में लगते थे, वो क्योंकि मुझे वो चाहते थे कि तू घर बैठ के पढ़ाई कर। इस समय मेरी मदर के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन हुआ। ये मैं इसलिए कह रहा हूं संगत जी क्योंकि हम स्कूल में होते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा इतना अपने परिवार वालों के साथ बैठना नहीं हो पाता। तो मेरी मदर के साथ मेरा सबसे ज्यादा समय बीतता था उस समय, सुबह से लेकर शाम तक का। उस समय मैं गुरु महाराज की बहुत शब्द अपनी माता को सुनाता था। और उसी बीच संगत जी
मेरी मदर के बनाए हुए रोटियों पे गुरुजी का ओम बना। ये आज तक हमारे साथ नहीं हुआ था कभी, ये पहली बार ही एक्सपीरियंस किया हमने। उसकी फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास। और यही ब्लेसिंग जो हमारे साथ हुई संगत जी, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि किस तरह से फाइल का कैंसलेशन होना, उसके बाद वो गलत जगह पे पहुंच जाना, वो गलत जगह भी गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से सही निकलना, उन IAS ऑफिसर का हमारे ही रिलेशन में, हमारे कॉन्टैक्ट्स में रहना, फिर उनका उसी जगह पे तबादला हो जाना जिस सीट पर से मेरी फाइल को कैंसिल किया गया था, उन्हीं के द्वारा, उसी कलम से मेरे सपनों को दोबारा उड़ान लगना। ये मेरे गुरु महाराज का आशीर्वाद है। मैं आज जो भी हूं, जहां भी हूं, ये मेरे गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से हूं। तो ये बात मैं आपसे साझा करना चाहता था कि मेरी मेहनत सफल हुई। 2016 के अंदर फाइनली मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई, और 2016 में आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मुझे ऐसा लगता था, एक दिन मैं गुरु जी को बहुत याद कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि रायबरेली की उस जगह में मैं ऐसा सोच रहा था कि गुरु जी यहाँ पे तो शायद मैं ही आपकी संगत हूँ और तो कोई है नहीं। तो बड़ा अच्छा फील हो रहा था। उसी समय गुरु महाराज ने मुझे दिखाया कि वहां पे एक गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी पे गुरु जी लिखा था। और ये बहुत ही स्ट्रेंज था मेरे लिए, क्योंकि एक ऐसी जगह जहां पे, रायबरेली जैसी जगह जहां पे, और वो एयरपोर्ट वहां का एक, जहां ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पे गुरु जी का तो कोई बंदा था ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, जब मैंने देखा तो वो गाड़ी ग्रुप कैप्टन खुराना की थी, और ग्रुप कैप्टन खुराना जो थे वो हमारे चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। तो बहुत बहुत मुझे खुशी हुई कि गुरु महाराज ने मुझे वहां भी दिखाने की कोशिश की, तू देख मैं यहां पर भी हूं। और आप ये सुनकर भी हैरान होंगे संगत जी, कि हमारे जो डायरेक्टर साहब थे, एयर मार्शल VK वर्मा, वो भी हमारे गुरु जी की पुरानी संगत है। जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे, गुड़गांव में आया करते थे, बड़े मंदिर बैठा करते थे, तो एयर मार्शल VK वर्मा अपनी परिवार के सहित वहां पे गुरु जी की सेवा में हुआ करते थे। जय गुरु जी। तो ये था पहला पार्ट संगत जी। दूसरे पहलू में गुरु महाराज की मेरे पर ऐसे कृपा हुई कि जब मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई सक्सेसफुली गुरु महाराज के नाम से, अक्टूबर में मेरा लाइसेंस आ गया, और उसी समय संगत जी एविएशन का खुलना शुरू हुआ। इंडियन एविएशन बहुत समय से प्रॉब्लम्स में था, और बहुत समय बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस में पहली नौकरी निकली, जिसमें 70 सीटें थी, सिर्फ 70 सीटें। और यही मैं आपको सिग्निफिकेंस गुरु महाराज का बताना चाहूंगा 7 नंबर से। जिस तरह से 7 रंग, 7 स्वर, 7 ऋषि, और 7 गुरु जी का लकी नंबर मैं मानता हूँ, और वो ये लकी नंबर मेरे साथ भी काम किया है संगत जी। इस बात को मैं ऐसे शेयर करना चाहूंगा, सब कुछ अच्छा हो गया। मैंने गुरु महाराज को बहुत बहुत थैंक्स किया, बड़े मंदिर गया, और कि मेरा लाइसेंस आ गया, लाइसेंस को ब्लेस कराया, गुरु जी के चरणों में रखवाया। इसी तरह से गुरु महाराज ने 7 नंबर का सिग्निफिकेंस मेरे साथ हमेशा रहा। एयर इंडिया में पहली नौकरी आई, एयर इंडिया एक्सप्रेस 2016 के अंदर, और उसमें भी संगत जी 70 सीटें, वो 7 जो मैं आपको कहना चाह रहा था। जब मैं इंटरनेट पे गया और इस फॉर्म को मैं भरने वाला था, तो मैंने गुरु महाराज से अरदास की, और यही मैंने कहा कि महाराज अगर आप मेरे साथ हो, और अगर मैं आपका नाम लेके जा रहा हूं, और मेरी सफलता का रिजल्ट आप ही को बताना है गुरु जी, आप मेरे साथ हो तो बस इतना बता देना, जब मैं एनरोलमेंट इस नंबर को करूं तो उसमें लास्ट में 7 आए। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, जब मैंने इंटरनेट पे अपना सब कुछ डिटेल्स फिल कर दिया, अपना ट्रेनिंग का सारा हिस्ट्री सब कुछ फिल कर दी एयर इंडिया एक्सप्रेस की नौकरी के लिए, तो जो लास्ट में रेफरेंस नंबर था उसमें लास्ट में 7 नंबर था। जय गुरु जी। मुझे तभी यकीन हो गया था संगत जी के गुरु महाराज मेरे साथ है, मेरी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। इतना कुछ महाराज ने मेरे लिए किया है। एक एक पलटी हुई कहानी मेरे फेवर में मोड़ दी गुरु जी ने, एक हारी हुई लड़ाई मेरे हक में कर दी मेरे गुरु महाराज ने। तो ये भी क्या चीज है, मैं गुरु को बड़ा आजमाता था। इंटरनेट पे गया तो वो 7 नंबर भी आए, गुरु ने भी मेरा बहुत साथ दिया, उन्होंने मेरे को सारे जवाब दिए। 70 सीटें थी, और उसके लिए जो कंटेंडर्स थे वो लगभग से लगभग पूरे इंडिया से 2000 पायलट थे।
संगत जी, इन 2000 पायलटों में भी ऐसे भी ट्रेनिंग के लोग थे जिन्होंने मुझे खुद ट्रेनिंग दी थी, जो मेरे इंस्ट्रक्टर्स थे। तो आप यकीन मानिए संगत जी, ये बहुत टफ कंपटीशन था, जिसमें आपके इंस्ट्रक्टर्स भी आपकी लाइन में लगे हुए उसी नौकरी के लिए जिसके लिए आप लगे। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। 70 सीटें तो ऐसे ही फिल हो रही थी, मतलब गिनती के साथ ही। तो मैं थोड़ा फिर से घबराया, गुरु महाराज का नाम लिया, उनको बोला कि महाराज अगर आप मेरे साथ हो तो मेरे को 7 नंबर ये दिखाओ। आई एम सॉरी। गुरु महाराज को टेस्ट किया, बच्चा था, और गुरु महाराज ने भी उस नादानी को एक्सेप्ट किया, और उस रेफरेंस नंबर में लास्ट में 7 दिखा। तो मुझे ये उम्मीद जगी कि मेरे गुरु महाराज मेरे साथ हैं। और ऐसे ही संगत जी, मैंने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया। मैं बॉम्बे पहुंचा। पहला रिटन एग्ज़ाम एयर इंडिया एक्सप्रेस का बॉम्बे में हुआ। गुरु महाराज ने वहाँ भी साथ दिया। रहने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अच्छे से वहाँ पे इंतज़ाम हो गया। मेरे साथ के जो मेरे कलीग थे वो मेरे साथ गए। ब्रिगेडियर रमनदीप सिंह अहलूवालिया के बेटे, वो भी गुरु महाराज की कृपा से वो भी मेरे साथ इंडिगो में ही पायलट हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो उनको भी मैं मेंशन करना चाहूँगा मेरी इस गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स में। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, हमारा जो सेंटर था वो सेंटर था ठाकुर कॉलेज मुंबई में, कांदीवली के पास। मैं ऐसे गुरु महाराज को याद कर रहा था क्योंकि काफ़ी लोग थे, सुबह रिटर्न एग्ज़ाम होना था, बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला था, एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। गुरु महाराज से हाथ जोड़ के गया था। तो ऐसे मेरा मन था कि गुरु जी का मैंने मंदिर के बारे में सुना था बॉम्बे में। तो संगत जी, मैंने ये कोशिश की कि अगर ऐसा हो सकता है कि मैं गुरु महाराज के मंदिर से आशीर्वाद लेते हुए एग्ज़ाम देने जाऊं तो बहुत अच्छा होगा। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, जो मेरा सेंटर ठाकुर कॉलेज था और वहां से गुरु महाराज जी का मंदिर पैदल यात्रा में पूरा किया जा सकता है। जय गुरु जी। जितने समय हम बाहर वेट कर रहे थे, इतने में मैं अपने दोस्त वही साहिल अहलूवालिया, ब्रिगेडियर रमनदीप सिंह अहलूवालिया के बेटे को लेके बॉम्बे मंदिर में जाके फर्स्ट फ्लोर पे हम गए, और हम वहाँ पे गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया। मंदिर देखा, मंदिर बंद था हालांकि, लेकिन बाहर गणेश जी की मूर्ति स्थापित थी। वहाँ हमने वहाँ पे उनको चरण स्पर्श प्रणाम किया। और बॉम्बे मंदिर में वहाँ के कोई सेवादार थे, मैं उनको नहीं जानता, उन्होंने आके हमें प्रसाद और जल प्रसाद दिया। बस वही नाम लेके संगत जी हम गए। मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम क्लियर हुआ। ऐसे करते करते संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैंने सारे लेवल्स पार कर लिए, जिसमें रिटर्न, साइकोमेट्री, फिर उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद एयरक्राफ्ट सिमुलेटर चेक, और उसके बाद फाइनल मेडिकल्स। गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुझे मेरी पहली नौकरी 2017 में दिलवाई। और फिर से मैं कहना चाहूँगा संगत जी, 2017 7 गुरु जी का 70 सीटें, रेफरेंस नंबर में 7, और 2017। हमेशा मैं गुरु महाराज के इस इशारे को अपनी ज़िंदगी के साथ लेता हुआ आगे बढ़ता गया, और मेरी पहली ज़िंदगी मेरे गुरु महाराज ने मुझे सफल किया। किस तरह से गुरु महाराज का मैं शुक्रिया कहूँ मुझे समझ नहीं आता, लेकिन जो भी हूँ आज मैं अपने गुरु महाराज के वजह से ही हूँ। और उस समय मैंने पहली बार ये चीज़ जो है इसको नोटिस किया कि नानक नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार, जो सरदा कर से दे गुर पार उतारनहार। इस चीज़ को मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जय गुरु जी। ये मेरी कहानी का पहला भाग था संगत जी, जिसमें मेरी फर्श से लेके अर्श तक की कहानी थी, जो मैं आपसे साझा करना चाहता था। ये आई होप ये उन सभी जो मेरी देश विदेश हर जगह संगत बैठी है हमारी गुरु जी की, उनको तो सुन के और वो उनको कनेक्ट कर पाए होंगे, और वो लोग भी
जो बेचारे किसी न किसी चीज से आज मेहनत कर रहे हैं, वो बच्चे जो कंपटीशन लड़ रहे हैं या कोई भी चीज में सफलता पाना चाहते हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप किसी भी भगवान को मानते हैं, उनको दिल से मानिए, पूरे विश्वास से करिए। मैं कहता हूं आपके फेवर में कोई चीज नहीं भी होगी, वो भी गुरु महाराज आपके और आपके भगवान आपके फेवर में कर देंगे। ये मेरे साथ हुआ। और संगत जी, पहली नौकरी में गुरु महाराज ने दी, पहली खुशी दी, बहुत खुशी हुई। इसी के साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा संगत जी, कि एयर इंडिया में तो गुरु महाराज ने कराया ही मेरा सिलेक्शन, साथ ही साथ मेरा इंडिगो एयरलाइंस में भी मैंने एग्जाम देना शुरू किया, और मेरा साथ ही साथ इंडिगो एयरलाइंस में भी गुरु महाराज ने इसी आशीर्वाद के साथ मेरा इंडिगो एयरलाइंस में भी गुरु महाराज ने सिलेक्शन करवा दिया। तो आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मेरे हाथ में दो दो गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स थी, एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो। अब मैं इस परेशानी में कि अब मैं कहाँ पे ज्वाइन करूं, तो संगत जी गुरु महाराज से ही मैंने ये पूछा, और एक दिन मैं गुरु महाराज जी की एक शब्द चला रहा था, उस शब्द में गुरु महाराज ने मुझे आंसर दिया, क्योंकि उस शब्द के जो आइकन होता है यूट्यूब का, उसके अंदर इंडिगो का साइन था। तो मुझे ये गुरु महाराज ने जवाब दिया कि तू इंडिगो ज्वाइन कर। मैंने इंडिगो ज्वाइन करी 2017 में, और 2017 के मई और जून, इस 2 महीने में गुरु महाराज ने सब कुछ मेरे लिए साझा कर दिया, सब कुछ आसान कर दिया। मेरा वीजा लग गया, कंपनी ने वीजा लगवा दिया। और इस बीच मैं ये एक और बात कहना चाहूंगा संगत जी, कि इस ट्रेनिंग के बाद भी कुछ और पैसे लगने थे जो कि हमारे पास नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं गुरु महाराज का नाम लेके मैं निकल पड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पूरी ट्रेनिंग में लगभग 50 से 55 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन मेरी ट्रेनिंग के लिए, सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग के लिए भारत सरकार ने पैसे दिए थे, जो कि 35 लाख थे। अब 25 लाख रुपए और इंडिगो एयरलाइंस ने मांगे थे, जो कि पहले ऐसा होता था 2010 से पहले, कंपनियां आपकी सैलरी में से ये पैसे काटती थी, लेकिन अब क्योंकि एविएशन बहुत एक फ्रेजाइल कम्युनिटी बन चुकी थी, एक फ्रेजाइल काफी प्रोफेशन बन चुका था, तो कोई भी एयरलाइंस या बैंक इस चीज के अंदर पैसे को रिस्क पे नहीं रखती थी, और वो ये कहती थी कि हम आपको नौकरी दे देंगे, लेकिन इस ट्रेनिंग के पैसे आपको खुद देने पड़ेंगे। तो कोई बात नहीं, गुरु महाराज का नाम लिया, सारे डॉक्यूमेंटेशंस किए, कुछ पैसे उधार लिए, टिकट्स कराई, वीजा अप्लाई किया, वीजा आ गया, और फाइनली गुरु महाराज की कृपा से इंडिगो एयरलाइंस के लिए मैं ट्रेनिंग के लिए निकला स्पेन की राजधानी मैड्रिड, वहां पे मेरी ट्रेनिंग हुई स्पेन में लगभग 3 महीने मैं रुका। गुरु महाराज जी का स्वरूप लेके गया, दिन रात महाराज के दर्शन करता, वहां पे उनसे हाथ जोड़ता, और धूप अगरबत्ती जो हम गुरु महाराज के आगे करते हैं, बहुत अच्छा लगता था, पूरे कमरे में खुशबू हो जाती थी। एक पराए मुल्क में गुरु महाराज ने मेरा वहां कैसे साथ दिया, अब मैं आपको ये बताता हूं संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, गुरु महाराज ने इतने इतने आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स दिए हैं मुझे, और ये सारी मैं आपको जब बताऊंगा तो आप मैं जब भी ये बताता हूं किसी को, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई फिल्म की कहानी बता रहा हूं। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह से वो सीट्स बदली, और सीट्स के बाद उनका जाना हुआ ऑफिस में, इधर से वैसे हुआ, ये लेटर उधर चला गया, वो लेटर वो हमारे रिश्तेदार निकले, वो इधर आए, उस सीट पे उन्होंने साइन किया, तो ये सारी चीजें सोचता हूं तो ये एक फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये सब मेरे गुरु महाराज का किया हुआ बैठे बैठे आशीर्वाद था। इस तरह से मैं जब स्पेन पहुंच गया, मैं आपको बताना चाहूंगा संगत जी कि वो 25 लाख अब मेरे पास नहीं थे देने के लिए, और फादर से मैंने काफी, अपने फादर साहब से मैंने इस मामले में बात की कि मैं यहाँ आ गया हूँ और अब मैं ये ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अगर आपने ट्रेनिंग के पैसे फादर साहब नहीं कराए तो काफी
जो है फिर से पुरानी वाली वो प्रॉब्लम आ जाएगी जो आई थी कि ट्रेनिंग हो गई है, पैसे दिए नहीं है और वो फिर से सस्पेंड कर देंगे मुझे। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, गुरु महाराज ने मेरा इतना साथ दिया। दूसरे मुल्क में भी जहाँ पे मैं अकेला था, मैं वहाँ पे भी मैंने वहाँ के स्टाफ को समझाया, इंडिगो के पास पापा को भेजा, HR मैनेजर के पास। गुरु महाराज ने इतनी कृपा की कि संगत जी, कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है कि कोई भी कंट्री या कोई भी कंपनी आपको फ्री में ट्रेनिंग करा के वापस इंडिया सही सलामत भेज दे। ऐसा मेरे साथ हुआ, ये गुरु महाराज की कृपा है। जय गुरु जी। और ये 2017 में ही हुआ। फादर साहब गए इंडिगो एयरलाइंस के ऑफिस, वहां पे बात की और उन्होंने गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से इस बात पे अग्री किया कि आपका बच्चा जो है सही सलामत ट्रेनिंग करके वापस आ जाएगा, लेकिन हम उसको ज्वाइनिंग तभी देंगे जब आप ये पूरा हिसाब करेंगे। मेरे लिए तो इतना ही काफी था कि एक पूरी ट्रेनिंग विदाउट एनी मनी मैं करके वापस आ गया, गुरु महाराज जी का नाम लेके। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। इस बीच कहीं पर पैसों का कोई इंतजाम नहीं हुआ। गुरु महाराज जी ने वहां पे भी हमारा रास्ता निकाला और हमारा जो घर था वो हमने घर बेचा। उस घर को बेच के हमने अपना जो पैसा था ट्रेनिंग का वो इंडिगो एयरलाइंस को दिया और मेरी नौकरी 2017 से शुरू हो गई। तो ये मेरी कहानी थी संगत जी, जमीन से लेके आसमान तक की। कहां से मैं शुरू हुआ था, कुछ नहीं था, सब कुछ खत्म हो चुका था और फिर भी गुरु महाराज जी ने सारा रुख पलट दिया।